हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय पर बातचीत करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने दो बातें कही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है आतंकवाद रोध से, है ना, काउंटर टेररिज्म से जुड़ा हुआ यह विषय है। तो जहां एक तरफ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की आंतरिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की यह चर्चा महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो उस दृष्टिकोण से भी आज की चर्चा आपके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई सिविल सेवा में किस कंटेक्स्ट में यह चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसमें पाठ्यक्रम के हिसाब से यदि हम देखें तो जीएस का जो पेपर 2 है ना, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है, मैंने कई बार इस संदर्भ में बातचीत भी की है। तो इस विषय में यह जो चर्चा है आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और साथ ही पेपर 3 में, जीएस के पेपर 3 में जो आंतरिक सुरक्षा के कंटेक्स्ट में कुछ जानकारियां लेनी होती हैं, आतंकवाद की गतिविधियों से संबंधित जो स्थितियों के बारे में जानकारी लेनी होती है, उस संदर्भ में भी आज की चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आज की चर्चा में जो मैंने यहाँ पर लिखा है पैनल पर कि क्या है आतंकवाद रोध से जुड़ा दिल्ली घोषणा पत्र, है ना, दिल्ली डिक्लेरेशन की चर्चा यहाँ पर की गई है। यह क्या है, क्यों इसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, इन सभी पर हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली डिक्लेरेशन की जो कॉपीज हैं, उस सम्मेलन में, इस घोषणा पत्र से संबंधित जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस सम्मेलन के आयोजन के बाद जो ये घोषणा पत्र जारी किया गया, उसी घोषणा पत्र की जो प्रतियां हैं, कॉपीज हैं, इन सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों के हाथों में है। ये तस्वीर उसी को बयां कर रही है। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा और हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर पहली बात मैंने लिखी है कि यूएनएससी CTC का 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। ठीक है, यूएनएससी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जो यह सुरक्षा परिषद है, इसके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है ना। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है संयुक्त राष्ट्र का, और इसी के अंतर्गत CTC एक सहायक संस्था के रूप में काम करता है। CTC का मतलब क्या हुआ? इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है काउंटर टेररिज्म कमिटी। ठीक है ना, इसी कारण से इसको CTC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, काउंटर टेररिज्म कमेटी। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी समिति जो कि आतंकवाद रोध से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं उसको देखती है, ठीक है, उसकी निगरानी करती है। और यह समिति किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई इस आयोजन से संबंधित या फिर इस समिति के आयोजन से संबंधित जो बातें हैं वो तो ठीक हैं, आप तो करेंगे ही, लेकिन यह कमेटी कब गठित की गई, है ना। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, आपको शायद ध्यान हो, आपने सुना हो, पढ़ा हो, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर आतंकी कार्रवाई की गई थी, आतंकी हमला किया गया था, है कि नहीं। और इस गतिविधि के बाद, इस आतंकी घटना के बाद ही इस समिति का गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, है ना, अमेरिका के द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस समिति का गठन किया गया कि भाई हम आतंक से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसको हम चेक करें, सर्विलांस करें, और उसके कंटेक्स्ट में जो भी उपाय है, जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम हम उठाएंगे। ठीक है, तो यह समिति अपने आप में इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस समिति में
टोटल 15 सदस्य इसमें काम करते हैं, ठीक है ना। 15 सदस्यों की यह कमेटी है। इस 15 सदस्य में जो 5 हैं वो तो अस्थायी सदस्य हो गए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बातचीत चल रही है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें 15 सदस्य काम करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यह समिति कार्य करती है। और इसी का आयोजन हाल में 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। कहाँ कहाँ पर? तो एक मुंबई में और दूसरा दिल्ली में, ठीक है। पहले मुंबई में आयोजन हुआ और देन फिर जो दूसरा दिन था वह आयोजन दिल्ली में किया गया और फाइनली दिल्ली में आयोजन होने के बाद इसका समापन कर दिया गया और इसलिए इसका नाम रखा गया दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है ना। जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो एक क्रक्स निकल कर सामने आया कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कैसे हमें काम करना चाहिए, कौन सी चुनौतियां हैं, क्या उससे संबंधित विकल्प हैं हमारे पास में। विभिन्न देशों ने अपने अपने अभिमत दिए और उसके बाद जो एक पूरा क्रक्स निष्कर्ष निकलकर सामने आया वह दिल्ली घोषणा पत्र के तौर पर देखा गया। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें कही गई, क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, उस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा हम समझ लें कि विभिन्न देशों ने इस समिति की बैठक में क्या कुछ अभिमत रखा, है ना। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि भारत की विदेश मंत्री जी ने इस बैठक में, इस समिति की बैठक में क्या कुछ कहा था। क्लियर? तो देखो यहाँ पर विभिन्न देशों में हम 2-3 ऐसे देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे दृष्टिकोण से, यानी कि भारत के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटेन ने यह कहा कि भाई ये तो ठीक है कि हम आतंकवाद रोध के लिए जो भी कार्रवाइयां हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उसको हम फुलफिल करें, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अधिक निगरानी करें, बहुत अधिक व्यापक तौर पर हम निगरानी करें और उसका एक विपरीत प्रभाव देखने को मिले, है ना। इससे क्या होगा कि यदि हम मास सर्विलांस करेंगे, व्यापक तौर पर यदि हम निगरानी करेंगे और साथ ही हम जो भी व्यक्ति किसी भी कंटेक्स्ट में कुछ यदि बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है और उसके अगेंस्ट में ही हम कोई कार्रवाई करें, तो ये ठीक बात नहीं है और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है और साथ ही उसके मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें कही ब्रिटेन ने, ठीक है। इसके अलावा नॉर्वे ने भी कहा कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही स्तरों पर किसी भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, है ना। नॉर्वे ने क्या कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, संगठन को मिलनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना। जहाँ एक तरफ आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सभी देशों को काम करने की आवश्यकता तो है ही, वहीं ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम इसका इस्तेमाल इस कदर न कर बैठें कि उससे किसी के मानवाधिकार का ही हनन होने लगे और हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर? तो ये बातें इन्होंने कही। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में अपनी बात रखते हुए और कहा कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को पश्चिमी देशों के द्वारा वित्तीय किया जा रहा है और आतंकी कार्रवाइयां यूक्रेन के द्वारा की जा रही हैं और इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है ना। चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लगभग 9 महीने हो चुके हैं इस युद्ध के और वर्तमान में अभी तक कोई इसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, सामने नहीं निकल कर आ रहा है कि अंततः इस युद्ध का क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। इन परिस्थितियों में इस बैठक में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया और साथ ही पश्चिमी देशों पर भी इसने आरोप लगाया कि इनके द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, पैसे, धन मुहैया करवाया जा रहा है और यूक्रेन जो है हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया। तो ये आरोप और प्रत्यारोप की प्रक्रिया यहां पर भी देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा बात जब हम करते हैं भारत की और अमेरिका की, तो भारत और अमेरिका ने क्या कहा कि भाई 26/11 यानी कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था
उस आतंकी हमले में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या कहें, जो उसका आरोपी था, है ना, जो प्रमुख आरोपी था, उसके अगेंस्ट में कार्रवाइयां की जानी चाहिए और उनको ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि वैश्विक आतंकवाद की सूची में उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा इस पर अपना प्रस्ताव रखा गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई भारत और अमेरिका ने अपने संदर्भ में क्या कुछ बातें कही। देखो, भारत और अमेरिका ने क्या कहा कि 26/11, है ना, 26/11 का मतलब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उनके आरोपियों को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया जाए, जीटी, है ना, ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि वैश्विक आतंकवादी करार दिया जाए, है ना, ये बातें इन्होंने कही। हालांकि पहले भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक संकल्प 1267, इस संकल्प के माध्यम से भी भारत और अमेरिका ने अपनी बातें इस संदर्भ में रखी थी कि इनको वैश्विक आतंकवाद की सूची में शामिल करना चाहिए, लेकिन चीन ने इनके प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया था, क्योंकि चीन जो है एक स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का और वह नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई गतिविधि हो। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गठजोड़ है। इस टॉपिक पर मैंने एक मुद्दे की बात कार्यक्रम किया भी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो बात हुई, जब हम इस समिति की बैठक की बात कर रहे हैं तो इनको यहाँ पर भी कहा गया कि भाई वैश्विक आतंकवाद का दर्जा इनको दिया जाना चाहिए। और पहले की तरह इस बार भी चीन ने कहा कि भाई इस समिति में व्यक्तिगत स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम राजनीतिक रूप न दें, आज की बैठक को राजनीतिक रूप न दें, दो ही बेहतर है। ये किसने कहा? तो चीन ने कहा। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की इस पूरे मामले में क्या कुछ मंशा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री जी ने कुछ अन्य बातें भी कही, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कही, और इसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई 5 सूत्री परामर्श इन्होंने दिया कि भाई हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताना चाहेंगे जिसके आधार पर हम कोशिश कर सकते हैं कि आतंकवाद को रोका जाए, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। पहली बात तो उन्होंने ये कही, पहली बात क्या कही कि भाई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क्या होता है? आवश्यक होता है कि भाई उसे पैसा मिले, है ना। जब तक धन नहीं मिलेगा तब तक वो हथियार कैसे खरीदेगा, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए उनको लालच कैसे देगा, है कि नहीं। तो आतंकी वित्तीयन, है ना, आतंकी वित्तीयन पर रोक लगाई जाए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल खूब करते हैं, वर्चुअल करेंसी की गतिविधियों की निगरानी, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तीसरा, यहां पर मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो सके। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है ना। यहां पर मैं यूएनएससी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रभावी भूमिका निभाना जरूरी है ना। ठीक है। चौथी बात क्या कही? चौथी बात यह कही कि भाई केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही प्रभावी भूमिका निभाने से काम नहीं चलेगा, है ना। यदि हम बाकी देशों का जो समर्थन है, उनका समर्थन भी यदि हम हासिल नहीं करेंगे
तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा तो फिर इन आतंकियों को, इन आतंकी समूहों को, आतंकी गिरोहों को वित्तीय देने में भी दिक्कत हो सकती है ना। इनको आश्रय नहीं मिल सकता है, इनको पनाह, सुरक्षित पनाह नहीं मिल सकता है। और इस लिहाज से यह जो सहयोग है, यह सहयोग आतंकियों के गतिविधियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर काम कर सकता है। क्लियर? ये सारी बातें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। और पांचवी बात क्या कही? पांचवी बात यह कही कि अवैध दवाओं, हथियारों की तस्करी पर रोक, है ना। जब ये 5 जो बिंदु है, इन 5 बिंदुओं को यदि हम ध्यान से फॉलो करें, इसको समझें और इसके आधार पर हम काम करें, तो फिर निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में, उन पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। क्लियर? ये बातें किसने कही? तो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने कही। ठीक है ना। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में डिजिटल टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है ना। डिजिटल टेररिज्म, डिजिटल आतंकवाद को रोकने की जरूरत है ना। और इनफैक्ट इस मीटिंग में बाकी सदस्य देशों ने भी इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल गतिविधियां जो चल रही हैं, नई और उभरती हुई जो तकनीकें हैं, ये तकनीकें आतंकवाद को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं और इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए फिर से, जो मैंने पहले भी कहा, कि इसके लिए यह आवश्यक यह भी है समझना कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, किसी की निजता का उल्लंघन न हो, और साथ ही हमें इस पर काबू भी पाने की आवश्यकता है ना। तो उन्होंने डिजिटल आतंकवाद को रोकने के कंटेक्स्ट में कहा कि आजकल क्या हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है ना। आजकल क्या हो रहा है, वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, जो इन्होंने अपने 5 सूत्री परामर्श में भी कहा, है ना। वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। आजकल क्या हो रहा है, इनक्रिप्टेड मैसेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब क्या हुआ कि भाई इन टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो जिसने भेजा और जिसको भेजा गया वही उस मैसेज को, उस संदेश को समझ सकता है, ओपन कर सकता है। बीच में उसकी हैकिंग संभव नहीं हो पाती है कि नहीं, उसको ट्रेस कर पाना संभव नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां ये विदेश मंत्री जी ने कही है कि भाई ये इस संदर्भ में, डिजिटल टेररिज्म, डिजिटल आतंकवाद के संदर्भ में इन सभी गतिविधियों पर चेक लगाने की आवश्यकता है, रोक लगाने की आवश्यकता है ना। किस तरीके से विदेश मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है, भारत का पक्ष इस बैठक में रखा है। अब हम समझते हैं कि भाई दिल्ली घोषणा पत्र जो है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। पहली बात तो यही कही गई है कि आतंकवाद के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, किसी भी स्तर पर हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको हम नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि आतंकवाद के सभी रूप जो है वो खतरनाक है, इसके अगेंस्ट में सभी देशों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुपक्षवाद, है ना, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता जान पड़ती है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, तभी हम आतंकवाद के सभी रूपों को नियंत्रित कर पाएंगे, उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय देने से
रोकने की भी आवश्यकता है, जो बातें एस जयशंकर जी ने भी अपने 5 सूत्री परामर्श में कहा है कि भाई जो फाइनेंसिंग की जाती है वह फाइनेंसिंग हमें रोकने की आवश्यकता है। ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना कि FATF प्लस एगमोंट समूह, ये जो ऐसे संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो कि आतंकी गतिविधियों से संबंधित जो एक फाइनेंसिंग होती है, वित्तीयन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने के कॉन्टेक्स्ट में ये सभी गतिविधियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनको चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एगमोंट समूह, ये दोनों यहां पर काम करते हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे का गलत तरीके से जो इस्तेमाल होने की संभावना होती है उसको चेक करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति यानी धन शोधन को रोकने की कवायद ये करते हैं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की जांच, ठीक है ना। एगमोंट समूह और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एगमोंट समूह है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसके द्वारा भी इन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ FATF, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है ना। पहले पाकिस्तान लंबे समय तक जो है ग्रे लिस्ट में शामिल था, और हाल ही में पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में कुछ उसको लगा कि सुधार हो रहा है, और इस लिहाज से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि ये दोनों संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की जांच करने पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर इस घोषणा पत्र में भी इसको यहाँ महत्व दिया गया है कि भाई हम इसकी रोक का उपाय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को आश्रय देने से रोकने की भी बात इसमें की गई है। खुद एस जयशंकर जी ने भी कहा कि भाई हम पनाह देने की कोशिश न करें। जो भी देश आतंकियों को, आतंकी समूहों को पनाह देते हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको इस संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं। और यही बात दिल्ली घोषणा पत्र में भी टोटलिटी में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आतंकवाद रोधी तकनीकों का इस्तेमाल मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में हो, है ना। मैंने शुरू में भी कहा कि ठीक है, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर मानवाधिकार का भी उल्लंघन न हो, जो ब्रिटेन ने या और फिर नॉर्वे जैसे देशों ने भी इसका पक्ष रखा था। और अंततः दिल्ली घोषणा पत्र में भी यह बात निकलकर सामने आई है ना। तो ये सभी बातें यहाँ पर दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से कही गई हैं। तो आज की चर्चा में हमने आतंकवाद निरोध समिति ने क्या कुछ निष्कर्ष निकाला, उस समिति के बैठक में क्या कुछ बातें कही गई, भारत के माध्यम से भारत के विदेश मंत्री ने उस बैठक में क्या कुछ पक्ष रखा, और डिजिटल टेररिज्म को रोकथाम के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, इस पर हमने बातचीत की। आइए इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में आतंकवाद रोध से जुड़ा दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, इसके महत्वपूर्ण अवयवों की पहचान कीजिए, है ना। सबसे पहले आपको बता देना है कि आतंकवाद रोध से जो यह दिल्ली घोषणा पत्र है किस समिति की बैठक में जारी किया गया है, उस समिति के बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा बता दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद इस समिति की स्थापना की गई थी, और उसके बाद फिर दिल्ली घोषणा पत्र में क्या बातें कही गई हैं, यह बैठक कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई, और देन फिर इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो 4-5 बातें हैं उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में आपको विस्तार से समझा देना है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और यदि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।